है दो पीढ़ियों का टकराव। और ये सदियों से होता रहा है, इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। और ये वैचारिक अंतर के कारण ही होता है। एक वैचारिक अंतर तो हो ही जाता है दो पीढ़ियों के बीच। आज अभी कोरोना काल में हाय रोची का 4 बजे से था। अभी कोरोना काल में ये विशेष हिदायत दी जा रही है कि बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा जाए। बुजुर्ग जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। इस तरह से अलग से कहना ये दर्शाता है हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को, और हमें बुजुर्गों का ध्यान रखना भी चाहिए। परंतु क्या हम इसमें सफल हो रहे हैं? अभी के साहित्य पढ़ने से तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। अभी के साहित्य को पढ़ें तो लगता है कि हमारे बुजुर्ग दुखी और अकेलेपन के अभिशाप से जूझ रहे हैं। हर लघु कथा कहानी में बेटों की निष्ठुरता, रिश्तेदारों की अवहेलना, बेटियों की मजबूरियां यही दर्शाई जाती है। ये सोचने को बाध्य करती है कि जीवन का गणित कहाँ गलत हो रहा है। रीता शेखर जी, आपका स्वागत है। जवानी तो व्यक्ति अपनी शारीरिक बल और व्यस्तता के बीच बिता लेता है। बुढ़ापे की निर्बलता और अकेलापन किसी के सहारे के लिए उत्कंठित करता है ना? चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक रूप से हो। विदेशों से इतर हमारे देश की सामाजिक संरचना कुछ ऐसी है कि हम अपने बच्चों की देखभाल उनके बच्चे हो जाने तक करते हैं। अचानक इस ढांचे की चरमराहट की आहटे हर कथा, हर कविता में मुखरित होने लगी है। बच्चों के लिए संघर्ष करने वाले माता पिता की व्यथा से आज का साहित्य भरा पड़ा है। क्या वास्तव में ऐसा है? गलती कहाँ हो रही है? बच्चों को जी भर कर कोसा जा रहा है। बेटों बहुओं की क्रूर कहानियां आ रही हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? ये सब सिक्के का एक पहलू है। एक दूसरा पहलू भी है, हर वक्त बच्चे विलेन नहीं होते हैं। रीता दी, मैं समझती हूँ, मैं आपके अकेलेपन को महसूस कर सकती हूँ। आप किताब पढ़िए, उससे बड़ा साथी कोई नहीं। हाँ, तो मैं आज 2 कहानियां सुनाऊंगी। पहली कहानी, दोनों कहानी सिक्के के दोनों पहलू को दर्शाएंगी। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ, आमा के क्षमा करो। ये कहानी चूंकि बंगाली पात्रों को लेकर लिखी गई है, इसका अर्थ है मुझे क्षमा करो। प्रवीर ने उस दिन बाबा को अकेले में बड़बड़ाते हुए पाया था। कमरे में दरवाजे की तरफ पीठ किए बाबा को अकेले में खुद से बातें करते देख प्रवीर का मन भर आया था। मैं कंप्यूटर में देख के बोल रही हूँ, हो सकता है आपको लगे कि उनके इस अकेलेपन का वह क्या करे, यह सोच प्रवीर का मन भर आया। माँ को गए तो अभी बमुश्किल 2 महीने ही हुए होंगे। अब लाजमी है कि उनकी कमी खलेगी ही। प्रवीर की भी आंखें भर आई थी। बाबा, अंधकारी की कोर्छो? प्रवीर ने बाबा के कंधे पर हाथ रखते हुए बांग्ला में पूछा तो बाबा चौंक गए। अरे, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। नमस्ते प्रेरणा जी। आंसू पोंछते हुए बाबा ने चेहरा उसकी तरफ किया और मुस्कुराने की एक असफल कोशिश भी की। क्या बहू और मोंटी भी आ गए? नहीं बाबा, उन्हें लौटने में आज देर होगी। कहते हुए प्रवीर ने बाबा के कमरे की लाइट ऑन कर दिया। रसोई में जा 2 कप चाय बना लाया। तब तक बाबा कुछ सहज हो चुके थे और ट्रे में रखे कुकीज उठाकर कुतरने लगे। कविता वर्मा जी, स्वागत है। मैं एक कहानी अभी सुना रही हूँ। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया उनके बीच। यादों विचारों की झंझावत में मानो दोनों घिर गए। वो जो तीसरी हुआ करती थी, इन दोनों को बांध के रखने वाली, अब नहीं थी। ये बात दोनों को ही असहज बना रही थी।
शुरू से ही माँ इन दोनों के बीच की कड़ी रही है। प्रवीर तो पूरी तरह माँ का ही बेटा रहा है। छोटा था तो माँ का पल्लू पकड़ ही घूमता रहता था। माँ रन्ना घौर में तो प्रवीर भी वहीं बैठा साथ में लुची बेलता या माँ को सुक्तो बनाते देखता रहता। माँ के साथ बिताया ये समय उसे बाद में बहुत काम आया। खासकर जब वह विदेश आया तो उसने पाया कि वह पाक कला में सिद्धहस्त है। नमस्ते कविता जी। खिचड़ी हो या आलू पोस्तो, रोहू हो या कतला, उसे सब पकाने आता था। बाबा उसे जबरदस्ती खींचकर रसोई घर से विज्ञान गणित की पुस्तकों को घुटवाते ताकि वह किसी तरह पास हो जाए। उन्हीं दिनों उसे गिटार का शौक भी जागृत हुआ था। टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की शर्त जीत प्रवीर ने गिटार क्लासेस जाना शुरू किया था। फिर तो यह नशा ही बन गया। बाबा रसोई घर से तो निकाल लाते थे पर गिटार क्लासेस से उसे नहीं निकाल पाए। बाबा मुझे संगीत प्रतियोगिता के लिए मुंबई जाना है, प्रवीर ने एक फॉर्म बढ़ाते हुए कहा था एक दिन। बहुत ही बेमन से उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था, वह भी प्रवीर के पीछे खड़ी उसकी माँ के हाथ जोड़ने पर। अनीता जी स्वागत है आपका। पर बाबा ये कहाँ जानते थे कि जीतने वाला अगले राउंड में कैलिफोर्निया यूएस चला जाएगा। जानती तो उसकी माँ भी नहीं थी। माँ मैं जीत गया, अब मुझे अगले राउंड के लिए अमेरिका जाना होगा। प्रवीर ने जब ये कहा तो माँ के हाथ से टेलीफोन छूट गया था। ये बोलचे, माँ ने विस्फारित हो बाबा को कहा था। ये तो बहुत खुशी की बात है बाबू, जीत कर आना वहां से। कब जा रहे हो, पैसे कितने लगेंगे? बाबा ने बात संभालते हुए प्रवीर से पूछा था। बाबा सारा खर्च प्रायोजक ही उठाएंगे। प्रतियोगिता तो अगले माह है पर उसके पहले बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, शायद कोलकाता इस बीच न आ। प्रवीर ने तो बड़ी ही सहजता से कहा था पर शायद माँ ने उतनी सहजता से ग्राह्य नहीं किया। उसी रात उन्हें पहला हार्ट अटैक हुआ था। उनके मन में अपनी उस दूर की रिश्तेदार का रुदन कैद था जो कहती थी, जो एक बार अमेरिका चला गया वह वापस नहीं आता। इस अमेरिका का नाश हो जो हमारे बच्चों को आकर्षित कर लेता है, पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन की तरह। वैसे भी प्रवीर अपने माता पिता की ढलती उम्र का संतान था, सो उसका यूं अचानक परदेश प्रस्थान उन सब के लिए एक सदमे की सुनामी ही साबित हुई। गायत्री जोशी जी स्वागत है। माँ के दिल ने तो उसी रात्रि एक झटके के साथ अपनी अप्रसन्नता को प्रकट कर दिया। प्रवीर कैलिफोर्निया गया, जीत तो नहीं पाया पर वहां की चकाचौंध ने उसे जीत लिया। परदेश में लोग छोटी सी छोटी काम करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं और इसी सोच की बदौलत वह अमेरिका में टिका रह गया। कुछ नहीं तो कभी कभी सड़क किनारे टोपी उलट गिटार बजाकर भी उसने समय निकाला, पर घर लौटने की उसने कभी नहीं सोची। अंजलि पटेल जी नमस्ते। गायत्री जोशी जी नमस्ते। फिर एक दिन उसे माँ की रसोई में बैठने का इनाम मिल ही गया और एक भारतीय रेस्तरां में वह बंगाली डिश बनाने लगा। जिंदगी समय के साथ स्थायित्व की ओर अग्रसर होता गया, पर माँ बाबा देश प्राथमिकताओं की सूची में नीचे होते चले गए। इतना तो कभी कमा ही नहीं पाया कि टिकट कटा छुट्टी ले उनसे कभी मिलने जा सके। भग्न हृदया माँ इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाई और हर दिन मृत्यु की ओर खिसकती रही। प्रवीर के बाबा को तो जीना ही था, वरना उनकी भार्या की सांसों की लड़ियां कौन पिरोता। हर सुबह परमात्मा को प्रार्थना करते अपनी सांसों के लिए, अपनी छूटती हिम्मत की पतवार को थामे रखने के लिए, वरना व्हील चेयर की पहियों से बंधी उनकी अर्धांगिनी को कौन उतारेगा। अपनी हर जाती सांस को भागकर पकड़ प्रवीर की माँ को समर्पित करते। वह देश जिसकी भूल भुलैया में उनका प्रवीर खो गया था उसको कोसते, जिसने उनकी बुढ़ापे की लाठी को चुरा लिया था। धन्यवाद प्रेरणा जी। डॉली स्वागत है तुम्हारा। उस
दिन दोनों ने साथ ही खाना खाया दोपहर का। न चाहते हुए भी निर्मोही का जिक्र आ ही गया। प्रवीर के बाबा, व्हाट्सएप पर नाती के फोटो को देखा? आज सुबह ही बहू माँ ने भेजा है, उसने कहा था। तुम्हें भेजा है, तुम ही देखो। स्मार्टफोन भी तो तुमको ही भेजा है बहू माँ ने। प्रवीर के बाबा ने एक जाती हुई मुस्कान को पकड़ते हुए कहा, कुछ भी कहो, वह समझदार मालूम होती है। कम से कम बेटे से जोड़कर तो हमें रखती है। प्रवीर की माँ ने चम्मच से झोर उठाते हुए कहा, उसी से जुड़ने के चक्कर में तो उस एनआरआई लड़की ने हमारे प्रवीर को वहां बांध लिया, वरना उसे तो वापस आना ही होता। एक लंबी सिसकारी भर बाबा थम गए। अचानक चम्मच गिरने की आवाज से विचार भग्न हुआ। देखा कि उनकी अर्धांगिनी का आधा अंग कुर्सी के नीचे झूल रहा है। सीधा करने लगे तो उसे संभाल नहीं सके और वे भरभरा कर उन पर ही गिर सी गईं। वह मुश्किल बीवी की बोझ तले से खिसके। उन्हें भी चोट लगी थी, घुटने सीधे ही नहीं हो रहे थे। देखा कि जीवन संगिनी बेसुध फर्श पर बिखरी पड़ी अचेत है। की रे तुमी की चले गेछो? की रे तुमी की चले गेछो? कितनी बड़ी बात है एक पति का अपनी पत्नी से पूछना कि क्या तुम चली गई हो। कहते उन्होंने गाल पकड़ घुमाना चाहा, पर भार्या की निछलता ने उनकी रीढ़ में सिहरावन दौड़ा दिया। चली गई निर्मोही मुझे आजाद करके। अच्छा हुआ शायद, वरना मेरे प्राण कैसे निकलते। वहीं फर्श पर जाने कब तक उसकी बेजान हथेलियों को थामते चूमते यही सब सोचते अपनी वामा के वामांग में बिखरे से पड़े ढले गिरे रहे। वक्त का कोई भान नहीं, कहीं कोई व्यवधान नहीं। पल गुजरे कि युग गुजर गए। मस्तिष्क ने शायद काम करना तज दिया था। धन्यवाद अर्चना वाजपेयी जी। ये जो मेरे बगल में शरीर है, मेरी अर्धांगिनी, मेरी आधा अंग अब नहीं है। सही हुआ चली गई पहले, वरना इसे कौन संभालता। कितना प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। पर अब मैं क्या करूं? इस यक्ष प्रश्न के कौंधते ही मानो तंद्रा टूटी। अब क्या करना होगा सोच ही मन घबरा गया। सिर्फ घुटने कमजोर होते तो शायद किस विध खड़े भी हो जाते, पर यहाँ तो दिल, मन, हिम्मत, शरीर का रोम रोम टूटकर बिखरा हुआ था। कैसे समेटूं, कैसे खड़ा हूं? पर उठना तो पड़ेगा ही। प्रवीर को फोन लगाने लगे। लंबी लंबी रिंग गई। अपने सुनसान कॉलोनी के डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर मौसाए जल्दी आइए, शायद ये नहीं रही। मैं आकर अब क्या करूँगा? आप इनके हार्ट वाले डॉक्टर को बुला लीजिए। धरती के भगवान की इस बेरुखी ने उन्हें डरा दिया। जाने आज कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। वो घोष बाबू और राय जी दोनों के फ़ोन आउट ऑफ रीच। 5 बजने को हैं, रात हो जाएगी कुछ देर में, फिर मैं क्या करूँगा? अगले 1 घंटे में वे मुक्ति धाम में खड़े थे। वहाँ उनसे अंतिम क्रिया करवाया जा रहा था। साथ में उनकी काम वाली बाई और उसका पति। अब सबके फ़ोन आने लगे थे। बाबा, माँ को मत जलाओ, मुझे आने दो, प्रवीर रोते हुए गुहार कर रहा था। अब इतने बरस ना आया तो अब क्या, मुझे करने दे प्रवीर, पार कर लगाने दे इसे वैतरनी। रूंधे कंफ्यूज स्वर में उन्होंने कहा था। प्रवीर फिर आया 2 दिनों के बाद। सब कर्म कांड कर बाबा को अपने साथ लेते गया अमेरिका। आत्मग्लानि से उसका हृदय रुदन कर रहा था। आखिर मां के जीते जी क्यों ना आ सका। आज बाबा फिर क्या बोल रहे? घर लौटने पर उसने आज फिर सुना, प्रवीर की मां, तुम शायद बच जाती अगर डॉक्टर आ जाता। यदि मैं मुंह से तुम्हें सांस दे देता या तुम्हारे हृदय को जोर जोर से मारता। ओह, मैं नहीं कर पाया। हाय, जब मैंने तुम्हें अग्नि दिया, मुझे उस वक्त तुम्हारा हाथ गर्म क्यों लगा था?
प्रवीर की माँ जब सिंदूर लगा रहा था तब क्या तुम्हारी सांसें चल रही थी? तुम क्या जिंदी ही थी? अब मुझे लग रहा है मैं घबरा गया था, मैं सोच नहीं पाया, मैं डर गया था। मैं क्या करूँगा अकेले? आमा के क्षमा करो, आमा के क्षमा करो। बाबा घोर अंधकार में आसमान को देख बोले जा रहे थे और उनके ठीक पीछे बैठ प्रवीर भी अब यही दोहरा रहा था, माँ मुझे क्षमा करो, माँ मुझे क्षमा करो। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसा लगा आप लोग को?